हेलो दोस्तों। हम पेपर 4 की यूनिट 1 जो यूनिट 2 है पार्ट ए का, उसमें राष्ट्र निर्माण और उसकी अवधारणाएं समझ रहे थे। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण और उसकी अवधारणा वाले टॉपिक में हमने ये देख लिया था कि राष्ट्र क्या होता है, उसकी अवधारणा। ये क्वेश्चन 2024 में 2 मार्कर में आया है। 2024 का मेंस था, उसमें 2 मार्कर में आया, तो पहली बार ये चीजें जुड़ी हैं चौथे पेपर में। तो 2 नंबर में आया था राष्ट्र की अवधारणा, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था। ठीक, राष्ट्र की अवधारणा, अवधारणा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने यहां से कवर उसको करवा दिया है, 2024 में आया था। ठीक, चलो, तो हम पता समझ चुके हैं कि राष्ट्र की अवधारणा क्या होती है, राष्ट्र राज्य में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, तो हमारा इस टॉपिक में एक ही रह गया है पॉइंट, उसको देख लेते हैं हम। ठीक, चलो, तो दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार राष्ट्र क्या है, उनका चिति का सिद्धांत हम बता चुके हैं। ठीक, उसके बाद राष्ट्र के 4 अंग जो दीनदयाल उपाध्याय ने बताए वो कौन से हैं, ये अब हमने बता दिया। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पे अपन ने चर्चा कर ली थी। राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है, ये मैंने बता दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी चाहिए। राष्ट्रवाद क्या होता है, आजकल बहुत चर्चा में है राष्ट्रवाद, उसको ध्यान रखना, ये हुए। ठीक, उसके बाद राष्ट्रवाद के प्रकार, तो राष्ट्रवाद के कितने प्रकार हैं, ये सारे हमने इस पर अच्छे से चर्चा कर ली है। अगर क्वेश्चन आया तो आपसे बन जाएगा। ठीक, फिर संकीर्ण राष्ट्रवाद, व्यापक राष्ट्रवाद पे चर्चा कर ली थी हमने। ठीक है, फिर राष्ट्रीयता क्या होती है, जो लोगों में हम की भावना से जोड़ती है, उसको हमने देख लिया था। फिर राष्ट्रीयता के तत्व कौन कौन से हैं वो हमने समझ लिए थे कि राष्ट्रीयता के तत्व सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक एकता, ऐतिहासिक गौरव और राजनीतिक एकता, ये सारे उसमें थे। ठीक, अब हम देखते हैं राष्ट्र के घटक कौन कौन से हैं, ये हमारा एक टॉपिक रह गया था। तो राष्ट्र के घटक देख लो कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब देखो राष्ट्र के घटकों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो परंपरागत होते हैं, मतलब प्राचीन ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं वो, और एक आधुनिक है, मतलब नए आधुनिक नगर राज्य जब बने तब क्या इनकी मान्यता बन गई थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो परंपरागत घटकों का अगर हम देखें तो इसमें भौगोलिक एकता बहुत जरूरी थी पहले। ठीक है, आज भी जरूरी है ये। तो समान इतिहास, अगर बहुत सारे लोग एक राष्ट्र के रूप में साथ में आते हैं तो जो है उनका इतिहास समान होना चाहिए, जैसा कि भारत में है। धर्म की समानता होनी चाहिए, यूरोप का राष्ट्रवाद जैसे है। भाषाई समानता यूरोप के राष्ट्रवाद में हमने देखी थी। और प्रजाति की समानता, मतलब एक ही नस्ल का होना चाहिए, जैसे जर्मन राष्ट्रवाद हमने देखा था। आई बात समझ में? तो ये परंपरागत घटक हैं, आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि राष्ट्र के घटक लिखिए, कौन कौन से राष्ट्र के घटक होते हैं, समझाइए। तो ये परंपरागत घटक समझ लिए। फिर आते हैं आधुनिक घटक। ठीक, इसमें समान राजनीतिक आकांक्षा होती है, समान पहचान होती है, कानून का शासन होता है, राष्ट्र की राज्य के रूप में स्थापित होने की इच्छा होती है, और साझा भविष्य होता है इसमें। ये सारी चीजें आधुनिक राज्य के घटक के रूप में जानी जाती है। थोड़ा सा इस पे और बात कर लेते हैं हम, देख लो, इसको समझ लो। तो प्राचीन वाले पे थोड़ा सा देख लो कि प्राचीन घटक क्या कहना चाह रहे हैं। भौगोलिक एकता, एक राष्ट्र रहेगा उसमें भूगोल एक साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे हम भारत की बात कर लेते, कोई भी देश एक भौगोलिक इकाई होती है। हाँ सर, चलो ठीक। उसके बाद समान इतिहास होता है उसका, मतलब ऐतिहासिक विकास समान होता है उसका। धर्म की समानता होती है, तो जो राज्य धार्मिक आधार पर बने हैं उनकी समानता धर्म के आधार पर होती है, जैसे पाकिस्तान। भाषाई आधार पर, जैसे फ्रांस जो है फ्रेंच भाषी है, और इंग्लैंड जो है इंग्लिश भाषा का राज्य है। प्रजाति की समानता, तो जहां नस्ल एक समान रहती है, प्रजाति एक समान रहती है, जैसा हमारा जर्मन राष्ट्रवाद ये है। अब जो मॉडर्न स्टेट्स बने हैं, मॉडर्न राष्ट्र बने हैं, उनमें कुछ अलग अवधारणा रही, थोड़ी आधुनिक आती है। कौन कौन सी? समान राजनीतिक आकांक्षा होनी चाहिए, मतलब इसमें राष्ट्र के जो लोग रहते हैं उसमें समान राजनीतिक आकांक्षा का क्या मतलब है कि सब मिलके एक जैसा राजनीतिक भविष्य चाहते हैं। मतलब सारे लोग अधिकार चाहते हैं, सब लोग मूल कर्तव्य चाहते हैं, सब लोग स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारी चीजें चाहते हैं। तो ये एक समान राजनीतिक आकांक्षा में नया तत्व, आधुनिक तत्व आ जाएगा। समान पहचान, इनकी समान पहचान रहती है। जैसे भारत में सबकी एक पहचान है, वी आर इंडियंस। ठीक है, हम भारतीय हैं, बस। ठीक, ओके। कानून का शासन, तो कानून का शासन में जो है लॉ ऑफ
रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, जो भी प्रक्रिया जो भी देश में काम होगा वो कानून के आधार पर ही होगा। राष्ट्र के राज्य के रूप में स्थापित होना, राष्ट्र जो होता है एक हम जानते हैं, अभी हमने परिभाषा पढ़ के आए। सर आप इसका पीडीएफ दे देना प्लीज, नोट्स बनाना है। हाँ दिव्या बिल्कुल दे देंगे बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लो, डाल देंगे ना। और मेरे टेलीग्राम पे देख लेना, मैं अगर यहाँ नहीं मिली तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्योंकि वो ऐप में थोड़ा अपलोड होने में टाइम लगता है, तो मैं आपको दे दूंगा। मेरा चैनल है मनोज पाल MPPSC के नाम से, वहां पे मिल जाएगी, ठीक है, मनोज पाल MPPSC। और वहाँ बहुत सारे अपडेट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, पुराने पेपर और भी न्यूज़पेपर की कटिंग सब मिल जाएगा, ठीक है। सर पहले की भी नहीं मिली, डाल दिए बेटा, इस चैनल पे सारा मिल जाएगा, ठीक, ये चैनल पे देख लेना प्रिया दिव्या, ठीक, इस चैनल पे मिल जाएगा बेटा, है ना। चलो, मनोज पाल MPPSC के नाम से टेलीग्राम चैनल है, अगर ये नाम से सर्च नहीं हो तो मेरा नंबर है, उससे सर्च कर लेना, उससे मिल जाएगा, ठीक। चलो हाँ, तो फिर क्या था, साझा भविष्य, मतलब हम अपने भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं, ये आधुनिक राष्ट्र का एक घटक है, ठीक। तो राष्ट्र के घटक समझ में आ गए, ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है आपका। चलो ओके, अब अपना अगला चैप्टर आता है, हाँ ये वाला पीडीएफ हो गया, अगला चैप्टर आता है शक्ति और उसके घटक, ठीक है। तो शक्ति और उसके घटक में हम देखते हैं, ठीक है, ये राष्ट्र के घटक हमने देख लिए, हाँ शक्ति और घटक, ठीक है, पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके जो घटक हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन 2024 के मेंस में 7 नंबर में आया है, शक्ति और उसके घटक लिखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा, ठीक। तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस याद कर लेना है क्या होती है शक्ति, क्या होती है पावर, आप जानते हैं, ठीक। देखो इसको समझने की कोशिश करो व्यवहारिक रूप से, हम किसको बलशाली बोलते हैं, किसको शक्तिशाली बोलते हैं, आपको समझ में आता है ये। देखो जैसे खली है, तो खली शारीरिक रूप से बलशाली है, ठीक, मतलब उसके पास शक्ति है, किसकी, शारीरिक शक्ति है। और अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें, जैसे मान लो एक विधायक, सांसद, सरपंच या पार्षद, किसी की बात कर लो, वो भी शक्तिशाली है, किस अर्थ में, राजनीतिक या विधायी शक्ति है उसके पास, ठीक। और एक व्यक्ति की बात करें जो जिसके पास शारीरिक शक्ति नहीं है, या जिसके पास जो है विधायी शक्ति भी नहीं है, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकता है, वायरस बना सकता है, एंटीवायरस बना सकता है, मतलब उसके पास सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति है। मतलब शक्ति कई प्रकार की हो सकती है, एक चीज ये है। और शक्ति में एक चीज ये होती है, मतलब इसकी अगर परिभाषा के रूप में हम देखें कि शक्ति हम उसको कहेंगे जो किसी व्यक्ति की इच्छा, जैसे मेरे पास शक्ति है तो मैं किसी दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा के अनुसार उससे कोई काम करवा सकूं, यह शक्ति का अर्थ है, ठीक। मतलब इसकी परिभाषा देखो, वह क्षमता या सामर्थ्य, ठीक, स्ट्रेंथ, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, समूह या संस्था किसी अन्य व्यक्ति, समूह, संस्था या परिस्थिति को प्रभावित या नियंत्रित कर सके, किसी भी स्थिति को प्रभावित भी कर सकता है, नियंत्रित भी कर सकता है, ठीक। ये एक उसकी परिभाषा हो गई। लेकिन देखो सरल शब्दों में मैक्स वेबर की परिभाषा आप समझ लो, ये याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति वह संभावना है जिसके तहत एक व्यक्ति या समूह अपनी इच्छानुसार दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित, मतलब कंट्रोल कर सकता है, शक्ति कहलाता है। अब आई बात समझ में कि नहीं, ये बता दो, ठीक, बात अब हम समझ में आ गई है। चलो फिर माइकल फूको या मिशेल फूको है, उनके द्वारा शक्ति क्या है, शक्ति केवल बल या शासन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों और ज्ञान के निर्माण से भी निहित होती है। मतलब केवल जो है शासन से और बल से शक्ति नहीं आती, सामाजिक संबंधों से भी शक्ति आती है और ज्ञान से भी शक्ति आती है, ठीक। चलो उसके बाद अब शक्ति के स्रोत, शक्ति कहां कहां से आती है, ठीक है, मतलब शक्ति कहां से प्राप्त होती है, ठीक। देखो उसमें शक्ति के स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ पावर, वैधानिक शक्ति होती है, मतलब हमको कानून से, संविधान से जो शक्ति मिलती है उसको वैधानिक शक्ति कहते हैं। किसको मिलती है, जो इसके तहत किसी पद को प्राप्त करता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक या किसी पद पे कोई व्यक्ति जो संविधान के अनुसार बना हो, वैधानिक शक्ति को प्राप्त करता है। आर्थिक शक्ति,
किसके पास आर्थिक शक्ति होती है? हम जैसे अंबानी, अंबानी के हाथ पैरों में बहुत दम हो या नहीं हो, लेकिन उसके पास शक्ति है, कौन सी? आर्थिक शक्ति है। उसके पास धन है, संपत्ति है, संपदा है, ये सारी चीजें हैं। सैन्य शक्ति मतलब जिसके पास मिलिट्री पावर है, जिसके पास सेना है, सैन्य शक्ति कहलाएगी। ठीक है। सांस्कृतिक शक्ति जिसके पास कल्चरल पावर है। जैसे हम देखते हैं कि आज कल्चरल पावर के रूप में आपको समझ में आता होगा कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मतलब हम देखते होंगे आप, जैसे आपका पिज्जा खाना एक प्रकार से पश्चिम की, मतलब जो यूरोप है, अमेरिका है, यहाँ के देश का हम खाना खाते हैं, वैसा पहनावा पहनते हैं, उनकी बोली बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी कल्चरल पावर को दिखाता है। या अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग अगर भारतीय साड़ी पहनते हैं, भारतीय खाना खाते हैं, भारतीय भाषा में बात करते हैं, तो भारत की कल्चरल पावर को दिखाता है। समझ में आए? तो सांस्कृतिक शक्ति वो होती है जो शक्ति परंपरा के माध्यम से प्रभावित करती है। प्रभावशाली व्यक्तित्व, अब किसी व्यक्ति के पास कोई शक्ति नहीं, जैसे गांधी जी, शारीरिक शक्ति नहीं है उनके पास, सैन्य शक्ति नहीं है, विधायी शक्ति नहीं, लेकिन उनके पास क्या शक्ति है? प्रभाव की शक्ति है, इफेक्ट की शक्ति है। वो इफेक्ट कर सकते हैं अपनी बातों से, भाषणों से, अपने कार्यों से। गांधी, नेल्सन मंडेला, ये सब लोग, इनके पास ये वाली शक्ति नहीं है, लेकिन उनके पास प्रभावशाली व्यक्तित्व है, चमत्कारिक व्यक्तित्व है, तो उसकी भी जो है शक्ति होती है। तो ये शक्ति के स्रोत है। यहाँ से शक्ति आती है। शक्ति आती है ज्ञान से, ज्ञान भी शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है। तो ये प्रभावशाली व्यक्तित्व में ही आ जाएगा। ठीक, चलो अब अन्य कौन कौन सी शक्ति होती है? सूचनात्मक शक्ति, मतलब आज हम देखते हैं कि मीडिया के पास बहुत बड़ी शक्ति है। सरकारें डर के रहती है मीडिया से। आप जानते होंगे जूलियन असांजे का नाम सुना होगा आपने। ठीक है। विकीलीक्स जिनने बनाया, जो अमेरिका में जो जो बहुत बड़े लेवल पे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं ना, उनको उजागर किया था उसने, तो अमेरिका सरकार तक उससे डर गई थी। तो मीडिया के पास भी बहुत बड़ा पावर है। तकनीकी शक्ति जैसे एआई, साइबर क्राइम वगैरह, ये सब कितनी बड़ी शक्ति है। जैसे पाकिस्तान हर किसी का जो है हैक कर लेता है ना सिस्टम, तो वो भी एक बड़ी है। रसिया में छुपा था, हाँ दिव्या, वही जूलियन असांजे। ठीक। जन समर्थन, जिसके पास जन समर्थन होता है उसके पास भी शक्ति होती है। जैसे हमारे नेता मंत्री, भले इनके पास शारीरिक शक्ति नहीं हो या बाकी चीजें नहीं हो, लेकिन इनको जन समर्थन मिला है, लोकप्रिय है ये। ठीक है। तो ये भी इनकी शक्ति है एक प्रकार की। लोकतांत्रिक सरकार, जन आंदोलन, ये सारी शक्तियां हैं इनके पास। ठीक, चलो आई बात समझ में? ये चीज समझ गए? चलो अब आते हैं शक्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ पावर। कितने प्रकार की होती है शक्ति? ठीक, शक्ति भी अनेक प्रकार की है। 2 4 6 नाम याद कर लो, संख्या में नहीं बता सकते कि कितने प्रकार की होती है। जितने चाहो प्रकार बना लो, लेकिन अपने को लिखने के हिसाब से 2 4 देख लो कि टाइप्स ऑफ पावर कौन कौन से कितने प्रकार की शक्ति होती है। ठीक, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक शक्ति, जो स्रोत है वही प्रकार भी है। ठीक, राजनीतिक शक्ति, तो राजनीतिक शक्ति क्या होती है? जो राजनीति के माध्यम से प्राप्त होती है वही। सरकार, संसद, नौकरशाही, इनके द्वारा जो शक्ति मिलती है उसको राजनीतिक शक्ति कहा जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके पास राजनीतिक शक्ति होती है। ठीक, फिर आर्थिक शक्ति, ये भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जिसके पास वित्तीय संपत्ति, संसाधन होते हैं, उसके पास होती है। जैसे अमेजन, अब अमेजन के पास जो जेफ बेजोस है, उसके पास कोई विशेष शक्ति तो है नहीं, लेकिन उसके पास संपत्ति है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क, टाटा, रतन टाटा जी। ठीक, ऐसे व्यक्ति। ठीक, अभी तो स्वर्गीय हो चुके हैं अब वो। सामाजिक शक्ति, सामाजिक शक्ति कैसे आती है? तो सामाजिक समूहों में, जाति में, वर्ग में, धर्म में, संस्कृति में, ये भी तो एक प्रकार की शक्ति है ना। ठीक, जैसे धर्म की शक्ति, तो जैसे अब हमारा धर्म है सनातन धर्म, तो कितनी शक्ति है, पूरी दुनिया में प्रभाव है, कुंभ में करोड़ों लोग आए, तो वो भी एक शक्ति है। ठीक, समूह में जैसे एनजीओ में शक्ति रहती है, आतंकवादी संगठनों में शक्ति रहती है, ये सारी चीजें। तो ये धार्मिक नेता, वो भी उसके पास कोई और पावर नहीं रहती, लेकिन ये पावर रहती है। ठीक, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, चलो फिर सैन्य शक्ति है। सैन्य शक्ति जिनके पास सेना, हथियार, ये सब होते हैं। ठीक, यूएस, चीन, आतंकवादी संगठन, इनके पास सैनिक शक्ति होती है। ठीक है। वैचारिक शक्ति मतलब अब इनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई वेपन नहीं है, कुछ नहीं है,
लेकिन इनके पास विचार से करने की शक्ति है। ये विचारों के माध्यम से जो है क्या करते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं, तो इनकी शक्ति को हम वैचारिक शक्ति कहते हैं। प्रिया क्या हुआ, अफसोस हम नहीं जा पाए। कहाँ नहीं जा पाए प्रिया, चलो ठीक। वैचारिक शक्ति क्या है कि इनके पास विचारधारा होती है, मान्यताएं, शिक्षा से उत्पन्न जो शक्ति होती है वो, जैसे साम्यवाद। अब पूरी दुनिया में, अच्छा कुंभ प्रिया, हाँ कुंभ चले जाओ, अभी भी चले जाओ, क्या है कुंभ जब मान लो तो अभी तो अब नासिक में होने वाला है अगली साल, उसके बाद अपने यहाँ उज्जैन में होने वाला है 28 में, ठीक है। चलो, तो साम्यवादी शक्ति जैसे क्या होता है, ये साम्यवाद केवल एक विचार है जिस पे लोग भरोसा करते हैं, तो उसी आधार पर ये सब लोग एक साथ आते हैं और कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार की कोई इनके पास अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, केवल विचार है, तो एक प्रकार से बहुत बड़ी वैचारिक शक्ति हो गई। पूंजीवाद, पूंजीवाद अपने आप में कुछ नहीं है, एक विचार है, ठीक, तो उसके आधार पर लोग जोड़ते हैं, वहां शक्ति आती है। तो इस प्रकार से ये शक्तियों के प्रकार में आप लोग बता सकते हैं आपको, ठीक। चलो, फिर आती है मनोवैज्ञानिक शक्ति। तो मनोवैज्ञानिक शक्ति क्या होती है, जो मानसिक आधार पर होती है, ठीक। इसमें व्यक्ति या समूह की मानसिक और भावनात्मक प्रभाव डालने की शक्ति होती है वो, जैसे करिश्माई व्यक्ति, जैसे मोदी जी। मोदी जी बोलते हैं तो करोड़ों लोग जो है उनकी बात को मान लेते हैं, मतलब उनके पास क्या है, करिश्माई व्यक्ति है, मतलब वो मनोवैज्ञानिक पावर है उनके पास। और जैसे कोई भी नेता हो गया वो सब, जैसे गांधी जी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, दलाई लामा जी हो गए, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो मनोवैज्ञानिक शक्ति है उनके पास। आई बात समझ में। तो ये शक्ति के क्या हो गए, आपके प्रकार हो गए, इनको याद रखना आप लोग, ठीक। तो शक्ति और उसके घटक तो 7 नंबर में पिछली बार पूछ लिया, कहो अब की बार प्रकार पूछ ले तो याद रखना, ठीक। चलो, शक्ति के प्रयोग के तरीके, हम शक्ति का कैसे प्रयोग करते हैं, किन किन माध्यमों से करते हैं। आप सोचो, आपने अपनी शक्ति का प्रयोग कब किसके ऊपर कैसे किया था। तो आपके पास जो शक्ति है उसका भी तो आपने प्रयोग किया होगा ना कभी, कहीं ना कहीं। देखो, आप सहयोग के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करते हैं कि भाई आपके अंदर अगर कन्विंसिंग पावर अच्छी है तो लोगों को साथ जोड़ सकते हैं और उससे सहयोग करके शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किसी के साथ जबरदस्ती करके शक्ति दिखा सकते हैं अपनी, ठीक है, किसी को तमाचा मार दिया, कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो इस टाइप से कर सकते हैं। विनिमय मतलब लेन देन करके, उन्होंने कहा भाई मैं तेरे लिए ये काम कर रहा हूं, तू मेरे लिए ये काम कर दे, ऐसे शक्ति बन जाएगी। कूटनीति के माध्यम से, मतलब अपने वाक चातुर्य से, अपनी जो बोलने की शक्ति है उसके माध्यम से भी आप जो है शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। आई बात समझ में। चल, ये देखो, ये क्वेश्चन आया मेंस में, शक्ति क्या है, इसके विभिन्न तत्व बताइए, ठीक। तो अब देखो, हम तत्वों पे ही बात कर लेते हैं। शक्ति के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, क्या है शक्ति के तत्व, देख लो। शक्ति के विभिन्न तत्व इसे प्रभावी बनाते हैं। शक्ति के जो तत्वों के माध्यम से ही शक्ति प्रभावी बनती है और इसे विभिन्न संदर्भों में लागू कर सकते हैं। तो जो तत्व है इनके माध्यम से ही लागू किया जाता है, ठीक। तो इनको समझो आप लोग कि क्या क्या है इसके तत्व। सबसे पहले वैधता, लेजिटिमेसी, मतलब अगर शक्ति है तो उसका वैध होना जरूरी है, मतलब लोग उसको मानते हो या वो कानून के द्वारा वैध होती है, तो वो क्या होती, वैधता होती है, उसको शक्ति को मान्यता प्राप्त मिल जाती है। शक्ति कानूनी व नैतिक रूप से स्वीकार्य हो, जैसे निर्वाचित सरकार, संविधान, ये स्वीकार है, मतलब लोगों द्वारा ये मान लिए गए हैं, ठीक। आई बात समझ में। तो ये शक्ति का एक तत्व है। बल, बल मतलब या तो आपके पास शारीरिक बल हो, सैन्य बल हो या आर्थिक दबाव हो, उसके द्वारा आप शक्ति का जो है प्रयोग कर सकते हैं। प्रभाव, तो हमने देखा था प्रभावशाली शक्ति होती है, प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों के पास शिक्षा से आती है ये, जैसे विचार, भाषण, निर्णय के माध्यम से जो है आप प्रभावी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें नेता आते हैं, जो विचारक आते हैं, जो बड़ी बड़ी थ्योरीज देते हैं, उनके पास बाकी शक्ति नहीं होती, उनके पास प्रभाव की शक्ति होती है, ठीक। संसाधन, संसाधन जैसे आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन शक्ति को बढ़ा देते हैं, ठीक। जिन देशों के पास आपने देखा होगा पेट्रोलियम रिजर्व है, गैस है या बाकी संसाधन है,
वो राष्ट्र जो है अपने आप में शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक, तो एक प्रकार से संसाधन जो है शक्ति का एक तत्व है। ठीक, तेल गैस ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक, चलो, प्राधिकार अथॉरिटी, मतलब ये भी एक प्रकार से अथॉरिटी भी एक शक्ति का तत्व है। इसमें जब शक्ति कानूनी या संगठनात्मक ढांचे में स्वीकृत होती है तो उसे प्राधिकार कहते हैं। जैसे न्यायपालिका का निर्णय बाध्यकारी होता है, तो न्यायपालिका ऐसा नहीं है कि डंडे से जो है सबको अपने नियम लागू करवा रही है, उसकी शक्ति है उसकी अथॉरिटी में, उसके प्राधिकार में, क्योंकि उसको संविधान से ये शक्ति प्राप्त होती है। आई बात समझ में? चलो, और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शक्ति प्राप्त होती है, जैसे विज्ञान और तकनीकी की उन्नति के माध्यम से, जैसे नवीन तकनीकी, एआई, परमाणु हथियार, इनके माध्यम से शक्ति प्राप्त होती है। संगठन में शक्ति होती है, आप जानते ही हो, एक जो है कहावत भी कही जाती है कि अकेले मत रहो, संगठित होकर रहो, संगठन में शक्ति होती है। ठीक, आई बात समझ में? तो ये संगठन आ गया, इसमें यूएनओ, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब आ जाएंगे। ठीक, फिर सांस्कृतिक प्रभाव, इसमें संस्कृति और परंपराएं, इनके माध्यम से शक्ति आती है। जैसे भारतीय संस्कृति, तो कुंभ में बहुत सारे लोग आए, ठीक है, तो ये हमारी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पावर को दिखाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं? जैसे जन समर्थन और कूटनीति। ठीक है, ये सारी चीजें जो क्या दिखाती है, हमारी जो है सांस्कृतिक, हमारी जो शक्ति है उसको दर्शाती है, उसके माध्यम से पावर्स आती है। ठीक, चलो, ओके, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम। मैक्स वेबर ने शक्ति का किस प्रकार वर्णन किया है, इसको देख लो। तो मैक्स वेबर हम जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं? देख लो, अगर नहीं जानते हो तो समझ लो कि मैक्स वेबर एक जो है बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। राजनीति विज्ञान में भी इनके विचारों को पढ़ा जाता है। क्या है? किसी व्यक्ति या समूह की दूसरे के व्यवहार को उनकी इच्छा के विरुद्ध नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। ये मैक्स वेबर की परिभाषा है, याद रखना। अगर 2 नंबर में आ जाए कि शक्ति क्या है, तो आप मैक्स वेबर के अनुसार लिख सकते हैं कि ये शक्ति होती है। ठीक, आई बात समझ में? अब शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं? तो शक्ति के 3 प्रकार हैं। एक पारंपरिक शक्ति होती है, एक करिश्माई शक्ति होती है, और एक कानूनी वैधानिक शक्ति होती है। ठीक, पारंपरिक शक्ति क्या होती है? इसमें शक्ति जो है वो परंपरा, नियम, धर्म, संस्कृति, वंश परंपरा आदि के माध्यम से जो है हमको शक्ति प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पारंपरिक शक्ति। जैसे राजतंत्र में, तो राजतंत्र में शक्ति कैसे मिलती थी? भाई राजा का बेटा राजा बना, उसको शक्ति प्राप्त हो गई, तो ये परंपरा के अनुसार। धार्मिक नेता रहता है, उसको शक्ति कैसे मिलती है? धर्म के अनुसार मिलती है। अगर वो मौलवी बन जाता है, पादरी बन जाता है, पंडित बन जाता है, तो उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है। सामंती व्यवस्था में जो जमींदार होते थे, लंबरदार होते थे, उनको शक्ति कैसे मिलती थी? उनको शक्ति मिलती थी परंपरा के अनुसार, क्योंकि वो परंपरा एक चली आ रही होती है। ठीक, चलो, करिश्माई, तो कैरिस्मेटिक शक्ति पावर क्या होती है? व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। व्यक्तिगत गुण मतलब उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरेंट होते हैं, उसके अंदर ही होते हैं, वो किसी व्यक्ति में नहीं होते, वो उसके अंदर यूनिक होते हैं। जैसे गांधी जी, नेल्सन मंडेला या हिटलर, इनमें अलग अलग तरह के गुण थे, लेकिन वो अपने इन गुणों के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर देते थे। ये उनकी जो है बहुत बड़ी शक्ति थी। ठीक, फिर आता है कानूनी वैधानिक। विधि, कानून, नियमों के आधार पर जो शक्ति प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं सरकार। सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है। तो देखो, ये अब बंद हो चुकी है पारंपरिक शक्ति, मतलब अब राजतंत्र जैसी कोई चीज नहीं रही। करिश्माई व्यक्ति को अलग से मिलती है, जैसे हमारे मोदी जी हो गए। और कानूनी तार्किक, ये कानून संविधान के माध्यम से जो है मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? कानूनी शक्ति कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? तो मैक्स वेबर के अनुसार पूछ सकते हैं कि शक्ति के कितने प्रकार है, इसको याद रखना। चलो, हाँ, अब नेक्स्ट, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति। नेशन पावर क्या होता है? नेशनल पावर, नेशन पावर, राष्ट्रीय शक्ति क्या होता है? तो जैसे हमने जो अभी शक्ति का अध्ययन किया, ये व्यक्तिगत शक्ति थी, मतलब एक व्यक्ति
या किसी संस्था के पास शक्ति क्या होती है, किस प्रकार होती है, कौन कौन से तत्व होते हैं, क्या उसके स्रोत होते हैं, सारे देख लिए। शक्ति का ही एक प्रकार है राष्ट्रीय शक्ति। तो ये किसी राष्ट्र विशेष में पाई जाने वाली शक्ति को हम राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं, नेशन पावर। क्या होती है इसकी परिभाषा देखो। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र से अपनी इच्छानुसार एवं उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करा लेने की जो क्षमता होती है उसी को हम शक्ति कहते हैं। मतलब जैसे कि आप मान लो अभी का करंट का अगर आप उदाहरण पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका यूक्रेन के जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उन पे अपना अधिकार करना चाहता है। ठीक, इसमें यूक्रेन नहीं चाह रहा है कि उसको अधिकार दे यूएसए को वहां के संसाधन निकालने के। लेकिन देखो अब ये राष्ट्र की शक्ति ऐसे समझ में आएगी कि यूएसए चाहता है कि यूक्रेन से ये काम करवाएं और यूक्रेन नहीं चाहता है कि मैं ये काम करूं, लेकिन फिर भी यूएसए उससे काम करवा लेगा। तो यही क्या है, नेशन पावर है। आई बात समझ में? इसी को हम राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार और दूसरे की इच्छा के विरुद्ध काम करा लेने की क्षमता ही शक्ति है। और अगर राष्ट्र के संदर्भ में है तो राष्ट्रीय शक्ति, व्यक्ति के संदर्भ में है तो व्यक्तिगत शक्ति, ये हो जाएगी। ठीक, मार्गेनथाउ बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है भैया, जो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल पावर के बहुत बड़े थिंकर हैं। इनकी जो परिभाषा है उसको ध्यान रखो। राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति या राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव या नियंत्रण की चेष्टा करता है या प्रयास करता है, उसको राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। समझ में आया? ठीक, चलो। तो कोई भी राष्ट्र जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है और उस पर नियंत्रण की चेष्टा करता है या प्रयास करता है, उसको क्या कहते हैं, हम राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। ठीक, एक आर्गेन्स्की की और परिभाषा है, ये भी थिंकर है पॉलिटिकल साइंस के, इनकी परिभाषा और देख लो। अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम क्या है, शक्ति है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब शक्ति के उद्देश्य, जो राष्ट्रीय शक्ति होती है उसके उद्देश्य क्या है? तो उसके उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं, मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। कौन कौन से दो उद्देश्य? मेन, तो मेन एक उद्देश्य है आत्मरक्षा या अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उसका। और दूसरा अपने प्रभाव का विस्तार करना, जो उसका प्रभाव है उसका विस्तार करना ही उसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। अपने राष्ट्र की रक्षा करना एक चीज, दूसरा उसका जो प्रभाव है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, क्या हो जाएगा, ये मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे किसी भी राष्ट्र की शक्ति के। ठीक, चलो। राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं क्या क्या है, क्या विशेषताएं हैं, ये देख लो। क्या होती है राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं? अस्थायी चरित्र, मतलब देखो कभी आपने सुना यूनान देश का नाम, आज इसको ग्रीस बोलते हैं, उस समय में दुनिया में सबसे शक्तिशाली महान देश था। ठीक, ब्रिटेन हुआ, फिर ब्रिटेन में आधी से ज्यादा दुनिया पर अकेले ब्रिटेन का कब्जा था, लेकिन आज कुछ नहीं बचा उसके पास। तो अस्थायी चरित्र है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा शक्तिशाली बनी रहें। ठीक, आपकी शक्ति एक दिन खत्म भी हो सकती है। सापेक्षता, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र अपने आप में शक्तिशाली है, वो किसी राष्ट्र की सापेक्ष रूप से शक्तिशाली हो सकता है। जैसे हम बोलें कि ब्रिटेन फ्रांस की तुलना में शक्तिशाली है, समझ गए, या यूएसए ब्रिटेन की सापेक्षता शक्तिशाली है, तो एक सापेक्ष रूप से इसकी गणना या तुलना होती है। ठीक, तुलनात्मक अध्ययन होता, वही बात है कि तुलना कर सकते हैं हम शक्ति में, ठीक है, कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। सभी तत्वों का समान महत्व होता है, मतलब शक्ति के जो हमने जितने भी घटक देखे अभी, उन सब का महत्व होता है, वो सारे जो है प्रभाव डालते हैं उसमें। ठीक, विश्वसनीयता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शक्ति की, मतलब सामने वाला विश्वास करता है कि नहीं आपकी शक्ति पर,
नहीं तो आपकी शक्ति पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। कैसे? आज अमेरिका है, अमेरिका की शक्ति को लोग मानना बंद कर दें कल से, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, तो उसकी काय की शक्ति रहेगी, मतलब खत्म है फिर वो। ठीक, जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के उपनिवेशवाद को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देशों ने, लगभग सभी देशों ने मानना बंद कर दिया, तो वो आजाद हो गए सारे। आज ब्रिटेन का जो है सूर्य अस्त हो चुका है, मतलब उसका साम्राज्य पूरा खत्म हो चुका है। ठीक, तो विश्वसनीयता बहुत जरूरी चीज है शक्ति के लिए। विशिष्ट रूपता, मतलब आपकी शक्ति में कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में बताऊं तो जैसे यूएसए है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस का बहुत वर्चस्व था, बहुत अस्तित्व था, और हम देखते हैं कि रूस भी एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर रहा था। अब क्या होता है कि अब अमेरिका को सब पे अपनी सुप्रीमेसी जमानी है, मतलब वो बताना चाहता है कि मैं सुप्रीम हूं भैया तुम सब में। तो वो क्या करता है, जापान जबकि हार रहा था तब भी उसके पास, उसके ऊपर जो है उसने बम गिरा दिया, समझ रहे हो, मतलब फिर भी उसने जो है अपनी शक्ति बताई, लोगों को बताया कि देखो तुम्हारे सब, किसी के पास परमाणु हथियार नहीं है, मेरे पास है, मतलब कि आप सबको मेरी जो है सुप्रीमेसी माननी पड़ेगी, मेरे अंडर रहना पड़ेगा। तो उसने अपनी यूनिकनेस, अपनी विशेषता दिखाई शक्ति की, इसलिए जो है आज वर्ल्ड पावर है अमेरिका। ठीक, तो ये शक्ति की सारी विशेषताएं राष्ट्रीय शक्ति की, इसको याद रखना। ठीक, चलो फिर आता है शक्ति के घटक। तो शक्ति के घटक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो शक्ति के कुछ मूर्त घटक होते हैं जो दिखते हैं या जो स्थायी होते हैं, जो परिवर्तित नहीं हो सकते, और कुछ अमूर्त होते हैं जो दिखते नहीं हैं या जो परिवर्तनशील है, परिवर्तित हो सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, चलो तो मूर्त या स्थायी घटक कौन कौन से हैं, ये किसने बताए हैं ये घटक? ये हैंस जे मार्गेनथौ ने बताए हैं, अमेरिका के बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे। अगर आप किसी प्रश्न के उत्तर में इनका रेफरेंस देंगे तो आपका उत्तर जो है ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो, मूर्त या स्थायी तत्व कौन कौन से हैं? भूगोल, भूगोल किसी भी देश की आर्थिक शक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी देश का भूगोल। जैसे हम मान लें कि एक देश है नॉर्वे, बहुत कम चर्चा में रहता है क्योंकि पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ा है, बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं होती। आइसलैंड हो गया, इन देशों की चर्चा नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये इनकी जो ज्योग्राफी है वो जियोपॉलिटिकल हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, इसलिए। ठीक, चलो जैसे आकार, तो किसी देश का आकार कितना है, नहीं तो आपका पिद्दू सा देश हो मालदीव वगैरह, तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई बात समझ, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल, वो भी जरूरी है। ठीक, अवस्थिति, कहाँ स्थित है, जैसे मैंने नॉर्वे का उदाहरण बताया, बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आता क्योंकि उधर है, उधर कोई नहीं पूछ रहा उसको, तो ऐसा। ठीक, भू आकृति, कैसी आकृति है आपकी, वो भी डिसाइड करती है कि सागर से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना, ये सारी। जैसे यूक्रेन, यूक्रेन जियोपॉलिटिकल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए रूस ने उस पर अटैक किया, है ना, इसीलिए तो वो जो है उसमें युद्ध में पड़ा है, क्योंकि जो क्रीमिया वाला एरिया था वो रूस को चाहिए था, इसलिए उन्होंने जो है उस पर अटैक कर दिया। ठीक, चलो फिर जलवायु, तो उसकी जलवायु जो है कैसी है, नहीं तो पता चला ठंडा प्रदेश है, तो पता चला आधे से ज़्यादा 6 महीने साल भर आपका जो है क्षेत्र जो है, जैसे साइबेरिया, जियोपॉलिटिकल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा हिस्सा जो है आपका बर्फ से ढका रहता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है नहीं। ठीक, चलो फिर सीमा, तो सीमा अगर आपकी किसी बहुत इंपॉर्टेंट देशों से अगर लगती है तो आप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है और इधर चाइना से लगती है, और फिर हम हिंद महासागर से भी मिलते हैं, तो हमारी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, इसलिए जो है सारे देश भारत को जो है संबंध बनाना चाहते हैं। ठीक, तो ज्योग्राफी कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको बता दिया। ठीक, इन तरीकों से इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन में कच्चा माल और खाद्य सामग्री, ये सारी चीजें जो है क्या करती हैं, ये हमारी जो राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाती है। अगर मान लो किसी देश के पास कच्चा माल नहीं है तो उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, वो
अपने इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ाएगा, आर्थिक शक्ति नहीं बन पाएगा तो वो देश खत्म हो जाएगा। खाद्य सामग्री, अगर कोई देश जैसे भारत की बात करें, भारत जब अमेरिका से खाद्यान्न मंगाता था तो भारत को बहुत सम्मान की नज़र से दुनिया में नहीं देखा जाता था, इसलिए भारत ने अपने रिसोर्सेज को बढ़ाया और जो है खाद्य सामग्री में अपन आत्मनिर्भर हुए, इसलिए आज भारत जो है अपनी अच्छे से बात कर पाता है। नहीं तो हम देखते हैं कि पता चले तुम खाना ही किसी से मांग रहे हो तो अपने आत्मसम्मान की बात किससे करोगे। ठीक, ये भी चीज है। जनसंख्या, तो जनसंख्या सबसे पहले संख्यात्मक रूप से कैसी है, कम है कि ज्यादा है, और गुणात्मक क्वालिटेटिव है कि नहीं है। मतलब जैसे किसी देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है लेकिन कोई मतलब नहीं, नंबर है सिर्फ, ना उनके पास स्किल है, ना रोजगार है, ठीक है, ना वो आर्थिक शक्ति है, किसी रूप में नहीं है, तो जो है उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। जनसंख्या अगर गुणात्मक है तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक, चलो आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, तकनीकी, ये सब आर्थिक शक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तकनीकी में सैन्य तकनीकी, औद्योगिक, संचार, ये तकनीक अगर है तो आपकी जो है शक्ति ज़्यादा रहेगी। सैन्य तैयारी मतलब आपके पास सैन्य मिलिट्री हथियार हो, सेना हो, सारी चीज़ें रहेगी तो आपकी शक्ति ज़्यादा रहेगी। विश्वसनीयता, वही क्रेडिबिलिटी की बात की थी कि लोग आपकी विश्वसनीयता को मानना चाहिए। ठीक, ये हो गए, ये हो गए आपके मूर्त या स्थायी तत्व। अब देखते हैं अमूर्त या अस्थायी तत्व जो बदलते रहते हैं, उनको देख लेते हैं। विचारधारा, विदेश नीति बदलती रहती है, लेकिन अगर ठोस विचारधारा है, मजबूत विदेश नीति है तो आपकी पूरी दुनिया में धाक रहती है। जैसे भारत की बात करें, नेतृत्व, अगर आपके देश का कमजोर नेतृत्व है, अगर आपका राष्ट्र का प्रमुख कमजोर है तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है आपकी, आपका जो देश है दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे मोदी जी हैं तो हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है। राष्ट्रीय चरित्र, मतलब राष्ट्र के लोगों से ही राष्ट्र का चरित्र बनता है, तो वहां के लोग कैसे हैं, ठीक, किन सब चीजों पर ध्यान देते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। सरकार के प्रकार, सरकार के प्रकार मतलब तानाशाही गवर्नमेंट है कि जो है लोकतांत्रिक सरकार है, ये सारी चीजें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर विदेशी सहायता, तो ये भी इंपॉर्टेंट तत्व है कि आपको विदेशी सहायता मिल रही है कि नहीं। पता चले आप उत्तर कोरिया जैसे बहुत सारी चीजें कर तो रहे हैं लेकिन आपको जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रही विदेशी सहायता, तो अपने देश में कितना प्रोडक्शन कर लेंगे आप। निर्भरता, मतलब आप किस पर निर्भर हैं, वो आपके लिए विश्वसनीय है कि नहीं, और आप पे कितने देश निर्भर हैं, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कूटनीति, मतलब आपकी बातचीत करने की जो शक्ति है, पावर है, वो कितनी है। ठीक, सामाजिक सुसंगतता, मतलब समाज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है, असमानता तो नहीं है, समाज में जो है बाकी कुरीतियां तो बहुत ज्यादा नहीं है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे भारत में बहुत सारी चीजें इसलिए मैटर करती थी, जैसे अस्पृश्यता थी हमारे यहाँ, छुआछूत थी, आय जो क्या बोलते जाति का, वर्ग का भेद बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम जो है अब इन सब चीज़ों से हम उभर रहे हैं। फिर जन समर्थन, तो पब्लिक का कितना समर्थन मिलता है किसी देश को, वो भी शक्ति के रूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये शक्ति के सारे घटक हो गए। ठीक, आई बात समझ में। तो फिर अगला इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, तो ये भी एक उसमें एक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, इसलिए इसको याद रखना। ठीक, चलो ओके, चलो ठीक है ना। तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब कोशिश करो कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, कुछ लोगों ने मुझे भेजी भी है, तो ध्यान रहे कि आंसर राइटिंग कर रहे हो तो जो कॉपी का फॉर्मेट आयोग ने डाला है, या किसी भी संस्थान की, किसी भी कोचिंग की अगर आपको कॉपी मिल जाए तो उस फॉर्मेट में लिखें, अपनी कॉपी के फॉर्मेट में ना लिखें। नोट्स बनाना है तो अपनी कॉपी के फॉर्मेट में बना सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग उसी फॉर्मेट में करें, क्योंकि मेंस आपको उसी फॉर्मेट में देना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो है ना। तो कल कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। ठीक, ये टाइमिंग ठीक है, अगर किसी को टाइमिंग में इशू हो तो फिर कुछ और सोचेंगे, बता देना फिर, है ना। चलो ठीक है, अभी 1-2 दिन तो इसी को देखते हैं, फिर देखेंगे, है ना। चलो ओके।